हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। आइए, दक्ष ने राजा से कहा। उसकी बातें सुनकर राजा झू और नताशा ने दक्ष का पीछा किया, ये सोचते हुए कि वह गुप्त रूप से क्या बात करना चाहता था। राजा झू ने ये भी सोचा कि क्या दक्ष की कोई और मांग थी जो वह यहाँ नहीं बता सकता। तीनों ने पहरेदारों की सतर्क निगाहों के बीच शाही महल में प्रवेश किया। राजा झू, मुझे एक निजी कमरा चाहिए, मुझे एक कमरे में ले चलो, एक ऐसी जगह जो ध्वनिरोधी हो। दक्ष ने महल के अंदर कदम रखते हुए राजा झू से कहा, क्या ऐसी कोई जगह है? वहाँ है मेरा सिंहासन कक्ष, मैं बाकी सभी को वहाँ से निकल जाने दूंगा। अंदर से आने वाली आवाज बाहर नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहें। राजा झू ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि दक्ष को ऐसा कमरा क्यों चाहिए था? क्या वह उसे मारने वाला था? क्या वह ये चाहता है कि अगर वह मुझे मार दे तो मेरी चीख कमरे से बाहर न जाए? उसने सोचा, बकवास मत सोचो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें बाहर भी मार सकता था। तुम मुझे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो, और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचूं। दक्ष ने राजा से आलस से कहा, क्योंकि उसने उसके विचार सुने थे। क्या राजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे? क्या दक्ष उसके विचार सुन सकता था, या यह उसकी तरफ से एक साधारण अनुमान था? हाँ, उसने कहा। वह दक्ष से सच पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सका। वह दक्ष को उसके सिंहासन कक्ष में ले गया, जो पहले से ही खाली था, क्योंकि सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी मंत्री अब महल के बाहर थे। वे राजा के साथ चले गए थे और वे राजा के पीछे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। सिंहासन कक्ष के अंदर केवल कुछ पहरेदार और एक हिजड़ा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। थे पहरेदारों ने भारी दरवाजा खोल दिया, जिससे राजा बिना किसी प्रयास के अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद दक्ष और नताशा भी अंदर आ गए। तुम सब लोग अब ये जगह खाली कर दो, मैं 3 सेकंड के भीतर तुम लोगों में से किसी को भी यहाँ नहीं देखना चाहता। अगर तुम लोगों में से एक भी यहाँ है तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मार डालूंगा। राजा ने अंदर कदम रखते ही घोषणा की। उसकी आज्ञा सुनकर किसी भी व्यक्ति ने देर नहीं की, बल्कि वे सभी शीघ्रता से सिंहासन कक्ष के बाहर भाग गए। दरवाजे बंद करो, राजा ने बाहर खड़े पहरेदारों को आदेश दिया, जिन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। महामहिम, बाहर कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन पाएगा, आप बोल सकते हैं, उसने गेट बंद होते ही दक्ष से कहा। दक्ष ने राजा झू की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, अब आप भी चले जाए क्या? राजा झू ने उलझन में पूछा। चले जाओ, मैं सिर्फ नताशा से बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा जब वह इस कमरे से चली जाएगी तो मैं भी ये जगह छोड़ दूंगा। जब तक तुम नताशा को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचोगे, तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे, समझे? दक्ष ने राजा से पूछा। मैंने पहले ही एक स्वर्गीय शपथ ले ली है, मैं उससे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, मैं वादा करता हूँ, राजा ने जवाब दिया। यह अच्छी बात है, अब चले जाओ, दक्ष ने जवाब दिया। ये शब्द सुनकर राजा झू ने जाने से पहले एक आखिरी बार नताशा की तरफ देखा। वह जाने के बाद दरवाजा बंद करना नहीं भूला। नताशा ने दक्ष की तरफ देखा, ये सोचकर कि वह क्या कहने जा रहा है। वह अकेले में क्या कहना चाहता था? क्या ये हो सकता है कि वह उससे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता था? वह सोच रही थी। उसने सोचा कि यह संभव है। दक्ष बहुत ताकतवर था, उसे कुछ बोलने के लिए यहाँ एकांत में आने की जरूरत नहीं थी। क्या वह यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वह बाहर से शर्मीला था? शायद वह वाकई उससे प्रपोज करना चाहता था और उसे डर था कि अगर उसने उसे मना कर दिया तो शर्मिंदगी होगी, इसलिए वह यहाँ आया। उसके दिमाग में कई विचार आए, क्योंकि उसे विश्वास था कि उससे एक प्रस्ताव मिलने वाला है। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में मुझे प्रपोज करना चाहता है? वह मुझसे प्यार करता है। क्या इसलिए उसने पिछली बार शादी से ठीक पहले मुझे बचाया था? क्या इसलिए उसने उस लड़के को मार डाला जो मुझसे शादी करना चाहता था?
क्या इसीलिए वह मुझे राज्य वापस लेने में मदद कर रहा है? क्योंकि वह मुझे पसंद करता है, नताशा ने सोचा, जबकि दक्ष ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार के विपरीत, वह नताशा के विचारों को सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके विचार अभी कितने जंगली थे। वास्तव में नताशा का चेहरा भी लाल होने लगा था क्योंकि वह इसके बारे में अधिक सोच रही थी। अगर वह वाकई मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे हाँ कह देना चाहिए? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वह बुरा नहीं है। वह वाकई एक महान व्यक्ति है। वह सुंदर है और वह बेहद मजबूत है। इसके अलावा वह देखभाल करने वाला है, उसने सोचा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन बना लिया, मैं हाँ कहूंगी। अगर वह अभी मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखे तो मैं उसकी पत्नी बनूंगी। नताशा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूं, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बहुत समय से सच बताना चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब आखिरी कोशिश है। इस बार मैं तुम्हें सच बताऊंगा, दक्ष ने कहा और उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखें नताशा की गहरी नीली आंखों को देख रही थी। दक्ष की बातें सुनते ही नताशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। दक्ष ने एक बार फिर अपना मुंह खोला, लेकिन गहरी सांस लेते हुए वह फिर रुक गया। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने ड्रैगन सिटी को नष्ट किया था। मैंने शाही परिवार को मिटा दिया। मैंने तुम्हारे पिता और यू कबीले के सभी लोगों को मार डाला। मैंने ड्रैगन सिटी के सभी अन्य प्रमुख संप्रदायों को भी नष्ट कर दिया। ये सब मेरे कारण हुआ। मैं ही असली अपराधी हूँ, दक्ष ने कबूल किया। उसकी बात सुनकर नताशा का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। क्या उसके कान उसे धोखा दे रहे थे, या उसने सच में वही सुना जो उसने सोचा था? उसने दक्ष की ओर देखा और फिर से कमजोरी से पूछा, क्या तुम ये बात एक बार और कह सकते हो? मैंने रॉयल सिटी को नष्ट कर दिया। मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं उस दिन अपने सही दिमाग में नहीं था। मैं निरंतर नहीं था। चेन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात समझा पाता, उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ गया। उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही नताशा ने दक्ष को थप्पड़ मार दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सांप, तुमने उस शहर को नष्ट कर दिया जिसने तुम्हें खाना खिलाया। तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नताशा ने गरजते हुए दक्ष को फिर से थप्पड़ मारा, इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए। उसने परिणामों के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दक्ष उसे मारेगा या गुस्से में उसे मार डालेगा। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। तुम कमीने, जब हमने तुम्हें जंगल में देखा था तभी हमें तुम्हें मार देना चाहिए था। हमें तुम्हें उसी समय मार देना चाहिए था। हमने एक सांप को जिंदा छोड़ दिया, उसने कहा, और इस बार उसने दक्ष को मुक्का मारने की कोशिश की। दक्ष ने भी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसके हमले बहुत कमजोर थे। उसका शरीर अब बहुत मजबूत था क्योंकि वह एक शीर्ष संत क्षेत्र विशेषज्ञ था। नताशा के हमलों का उसे एहसास भी नहीं हुआ। नताशा, मेरी बात सुनो। उस दिन चुप रहो। तुम हत्यारे हो। तुमने इतने सारे निर्दोष लोगों को मार डाला। तुमने एक पूरा शहर मिटा दिया और तुम सफाई देना चाहते हो। तुम एक राक्षस के अलावा कुछ नहीं हो। भागने से पहले तुमने मेरा घर और मेरा शहर नष्ट कर दिया, और अब तुम्हें लगता है कि तुम वापस आ सकते हो और मेरी मदद करके सब कुछ ठीक कर सकते हो। नताशा ने दहाड़ते हुए कहा। वह जानती थी कि दक्ष बहुत ताकतवर है और उसके लिए उसके शहर को नष्ट करना संभव था, इसलिए उसे अपनी बातों पर संदेह नहीं हुआ। अब उसे ये भी समझ में आ गया कि दक्ष उसकी मदद क्यों करना चाहता था। वह अपने किए की सजा चाहता था, लाखों लेने के बाद एक की जान बचाना। तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम्हें मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तुम नर्क में सड़ोगे।
नताशा ने फिर चिल्लाया क्योंकि वह दक्ष को मारते मारते थक गई थी। वह जानती थी कि इसका उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मत भूलना पहाड़ों के पीछे भी पहाड़ हैं। एक दिन कोई तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हारे सभी अपराधों की सजा देगा। कर्म तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। स्वर्ग तुम्हें मार डालेगा। उसने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह रोती जा रही थी। अब तक उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह मेरे किए की भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन कृपया मेरी बात सुनिए। मैं एक कौशल के प्रभाव में था। मेरी चेतना सो रही थी क्योंकि वह कौशल मेरे शरीर को नियंत्रित कर रहा था। जहां तक मुझे उस कौशल का उपयोग करने की बात है, तो वह इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्ग मेरे कबीले को नष्ट करना चाहते थे और सभी को मार डालना चाहते थे। दक्ष ने आखिरकार धीरे धीरे समझाना शुरू किया। नताशा की सिसकियों की आवाज के बीच उसे ये भी पता नहीं था कि वह उससे सुन रही है या नहीं, लेकिन फिर भी वह बोलता रहा। और जब मैंने उस कौशल का इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा असर होगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, कौशल के प्रभाव खत्म होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। मुझे पता है कि इससे मेरे पाप दूर नहीं होंगे। मुझे इसके साथ हमेशा जीना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी भी इसके लिए जितना संभव हो सके उतना करना चाहता हूँ। अब यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे माफ करना चाहते हैं या नहीं। मुझे पता है कि मुझे शायद माफी नहीं मिलेगी, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरी दुर्दशा समझोगे। मुझे उम्मीद है कि वह दिन जल्द ही आएगा। तब तक मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके आह की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। यूं नताशा ने 5 मिनट की चुप्पी के बाद ऊपर देखा। उसकी उत्सुक आंखें कमरे में इधर उधर देख रही थीं, लेकिन वह दक्ष को नहीं देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच चला गया। मुझे आशा है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, नताशा ने बड़बड़ाते हुए कहा और रोती रही। राजा झू और अन्य लोग बाहर इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि हॉल के अंदर क्या हो रहा है। 3 घंटे बीत गए, लेकिन नताशा बाहर नहीं आई। दक्ष भी नहीं आया। हाँ, तो इसीलिए वह एक शांत जगह चाहता था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह उस लड़की के साथ मौज मस्ती करना चाहता था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी कामुक इच्छाएं हमेशा सर्वोच्च होती हैं। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। लेकिन गंभीरता से, ये लड़की नताशा उस सर्वोच्च प्राणी की प्रेमिका है, ऐसा लगता है। मुझे वास्तव में उसकी हर संभव तरीके से देखभाल करनी चाहिए, अन्यथा मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे मर गया, उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। झू के शाही शहर से बहुत दूर दक्ष खाली खेतों में दिखाई दिया। शुन भी उसके पीछे आ गया। ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने योजना बनाई थी। क्या तुम ठीक हो? उसने दक्ष से पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। कम से कम मैंने उससे सच तो बताया। अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह सब असफलता नहीं थी। मैं पहले से कहीं ज्यादा शांत हूँ। मैंने उसकी मदद की, मैंने उसे सच बताया और मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया। अब झू का साम्राज्य फिर से लौटेगा और उसका उत्थान होगा। मैं डार्क सोल सेक्ट को भी शुई का ख्याल रखने के लिए कहूंगा और सब ठीक हो जाएगा। शुई साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और चीजें धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी। और शायद एक दिन शुई के घाव भर जाएंगे, उसने दूर के सूरज को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा कुछ और है जो तुम करना चाहते हो, इससे पहले कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है? अगर तुम्हारा काम हो गया है तो हम तुम्हारे स्वर्गीय क्लेश की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद तुम सांसारिक संत क्षेत्र में पहुंच जाओगे, जुन ने दक्ष से कहा। तो तैयार हो? दक्ष ने जून की ओर देखा और उसने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। मुझे कुछ और काम करने हैं, उसके बाद ही मैं सब कुछ पीछे छोड़ पाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। कौन सी चीजें? जुन ने उत्सुकता से पूछा।
मैं ज़ीकिंग को उसके परिवार से मिलने में मदद करना चाहता हूँ। उसका राज्य भी इसी महाद्वीप पर है। इसके अलावा जीशान भी ऊपर है। मुझे लगता है कि वह भी अपने परिवार से मिलना पसंद करेगा, है ना? दक्ष ने पूछा। वैसे मेरा एक सवाल था, उन्होंने अचानक कहा। कौन सा प्रश्न? जुन ने पूछा। मेरा परिवार, मेरा मतलब है मैं सांसारिक संत क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा, है ना? लेकिन वे नहीं करेंगे। क्या मैं उन्हें आंतरिक दुनिया से बाहर नहीं ला पाऊंगा? मेरा मतलब है कि अमर दुनिया ने केवल सांसारिक संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को ही उस स्थान तक ऊपर उठने की अनुमति दी है ना? अगर मैं उन्हें वहां ले जाऊं तो क्या होगा? क्या उन्हें चोट पहुंचेगी? मैं जानना चाहता था कि क्या मुझे उन्हें हमेशा आंतरिक दुनिया में ही रखना चाहिए या मैं उन्हें अमर दुनिया भी दिखा सकता हूँ? और मेरे जानवरों का क्या होगा? दक्ष ने पूछा। ऐसा लगता है कि वे एक ही नाव में सवार हैं। मुझे कहना होगा, यह अब तक का आपका सबसे बेवकूफाना सवाल है, जून ने जवाब में दक्ष से कहा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि अमर दुनिया में साधकों के बच्चे संत पृथ्वी क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में पैदा होते हैं? नहीं, यह पागलपन होगा, दक्ष ने जवाब दिया। बिल्कुल। फिर आपको क्यों लगता है कि दुनिया में कमजोर साधकों के खिलाफ कोई उपाय होगा? जून ने आंखें घुमाते हुए दक्ष से पूछा। अगर ऐसा है तो अमर दुनिया में जाने वाले साधक अपने परिवारों को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया में रखने और उन्हें वहां तस्करी करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? दक्ष ने सवाल उठाते हुए जून से पूछा। वे नहीं कर सकते, जून ने बिना कारण बताए उत्तर दिया। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दक्ष ने खुद से पूछने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंतरिक दुनिया कमजोर है। अगर आप मानवीय दुनिया को अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर रखते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपकी आंतरिक दुनिया के अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे, और ज्यादातर समय ऐसा होता है। इसका असर उस साधक पर भी पड़ता है और उसे नुकसान पहुंचता है। इसीलिए कोई भी अपने परिवार को अपने साथ नहीं ले जाता, जुन ने समझाया। क्या तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरा परिवार मर सकता है, दक्ष ने अचानक पूछा। चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तुम्हारे रक्त की आभा तुम्हारी आंतरिक दुनिया को घेरे हुए है, इसलिए तुम इस घटना से अप्रभावित रहोगे। ये वैसा ही है जैसे अमर दुनिया से आने वाले लोग होते हैं, जुन ने दक्ष से कहा। उनकी आंतरिक दुनिया भी कुछ इस तरह से सुरक्षित है। यही कारण है कि वे अपनी आंतरिक दुनिया को नुकसान पहुंचाए बिना प्रभावी ढंग से आ और जा सकते हैं। जहां तक नश्वर दुनिया के लोगों की बात है तो उनके पास ये सुरक्षा नहीं है, उन्होंने आगे कहा। क्या तुम्हें यकीन है? मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, दक्ष ने झुंड से कहा और अपनी आंखें मूंद ली। मुझे 200% यकीन है। आपके लिए कोई जोखिम नहीं है, जुन ने जवाब दिया। ये बेहतर है, दक्ष ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अल्पविराम। उन्होंने एक बार फिर सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को बुलाया और उतरने से पहले उसकी पीठ पर उड़ गए। सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर उड़ने लगा, मानो वह दक्ष के विचारों को समझ गया हो। क्या तुम अब ज़ीकिंग के राज्य जा रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह यहाँ से सबसे नजदीक है, जुन ने दक्ष से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं किसी काम के लिए बीच में रुकना चाहता हूँ। मुझे कुछ चीजें जांचनी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए झुंड से कहा। सूर्य विध्वंसक कोंडोर को अधिक देर तक उड़ना नहीं पड़ा क्योंकि वह जिस स्थान पर जाना चाहता था वह ड्रैगन सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। लेक्टन सिटी उस जगह का नाम था जहां दक्ष ने सांप सम्राट को वापस भेजने से पहले उतरा था। ये दूसरे दर्जे के राज्य का हिस्सा था। ये जगह, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ खास है ना? तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? झुंड ने दक्ष से पूछा। मेरा लॉन्ग कबीला उस क्रूर दिन पर नष्ट हो गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं उस दिन अपने कबीले के कई सदस्यों को बचाने में कामयाब रहा, है ना? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, दक्ष ने उत्तर दिया। वे लोग, तुम उनकी परवाह क्यों करते हो? क्या तुम भूल गए जब तुम्हारे दादा और अन्य लोगों ने इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें बचाने के लिए वापस आने का फैसला किया,
तो उन लोगों ने यू कबीले के साथ जाने का फैसला किया। झुन ने भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष से पूछा, मुझे पता है, मुझे वास्तव में उनकी परवाह नहीं है, बस इसे सभी कर्मों को समाप्त करने और मेरी जिज्ञासा को समाप्त करने के रूप में सोचें। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए झुन से कहा। दक्ष पिछड़े शहर से होते हुए यू कबीले की ओर बढ़ा। रुको, मुझे याद आ गया, क्या यू कबीला भी तुम्हारी मंगेतर लिंग का कबीला नहीं है? झुन ने अचानक कहा, मुझे मत बताओ कि तुम उसके लिए वहां जा रहे हो। तुम सही हो, ये लिंग का कबीला है, लेकिन मैं इसलिए वहां नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम भूल रहे हो कि यह यू तियानहाओ का कबीला भी है? वह मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे लगता है कि वह मेरे पिता से भी मिलना पसंद करेगा, क्योंकि वह भी उनके लापता होने से दुखी था। चाहे अंत में कुछ भी हुआ हो, यू तियानहाओ वास्तव में एक अच्छा आदमी है, दक्ष ने उत्तर दिया, अपनी असभ्य बेटी के विपरीत। दक्ष जल्द ही यू कबीले तक पहुंच गया। अल्पविराम। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अंकल रू, वह चकित होकर बोला, उन्होंने तुम्हें अपना रक्षक बना लिया है। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे यह बात थोड़ी अजीब भी लगी। उन लोगों ने जरूरत के समय लोन कबीले और उसके दादा को छोड़ दिया और अब वे नौकरों की तरह काम कर रहे थे। तुम, युवा मास्टर लोन, तुम जीवित हो? दक्ष को देखते ही गार्ड ने आश्चर्य से कहा, यहाँ तक कि उसका मुंह भी आश्चर्य से खुला रह गया। बेशक, मेरा क्या होगा? दक्ष ने आलस से जवाब दिया। वैसे भी एक तरफ हट जाओ, मैं अंकल तियानहाओ से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे आपके साथ चलने दीजिए, गार्ड ने कहा जब वह दक्ष को कबीले के अंदर ले गया। यूरू, तुम क्या कर रही हो? तुमने हम में से किसी को पहले बताए बिना एक अजनबी को कैसे अंदर आने दिया? वे अभी कुछ ही कदम अंदर गए थे कि एक तेज आवाज सुनकर रू रुक गई। मास्टर जिन, आपको नमस्कार। रू ने उस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया जो उनकी ओर बढ़ रहा था। यूरू, तो तुमने यू नाम अपनाने के लिए लोन कबीले का नाम छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ, दक्ष ने रू से कहा, जो पहले लोन कबीले में एक बुजुर्ग हुआ करता था जिसे लोन रू के नाम से जाना जाता था। मास्टर जिन, वह कोई अजनबी नहीं है, वह लोन कबीले का यंग मास्टर है, यूरू ने बूढ़े आदमी से कहा। इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया। तुमने उसे अंदर आने दिया? तुम कौन होते हो हमसे पूछे बिना ऐसी बात तय करने वाले? बूढ़े आदमी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने दक्ष की ओर देखा और फिर अपनी बात जारी रखी, जहां तक लोन कबीले की बात है। क्या ये वही कचरा कबीला नहीं है जो इस धरती से मिट गया है? हाँ, ये कुत्ता अपना नाम क्यों नहीं छोड़ेगा? आखिरकार यू कबीला अधिक गौरवशाली है। वह भाग्यशाली है कि हमने उसे अपने कबीले में नौकर के रूप में शामिल होने दिया और साथ ही उसे अपना नाम भी दिया। उसने दक्ष को ये पूछते हुए सुना था कि इस आदमी ने अपना अंतिम नाम क्यों बदल लिया है, मानो लोन नाम में कुछ गौरवपूर्ण बात हो। दक्ष को जवाब देते हुए वह खुद को शर्मिंदा होने से नहीं रोक पाया। उसकी बातें सुनकर दक्ष की निगाहें तेज हो गईं। मुझे खेद है, लेकिन क्या तुमने सचमुच दक्ष को कचरा कहा था? मैंने देखा, क्यों नहीं, यह अपने चरम पर भी तीसरे दर्जे के राज्य का कबीला था और हम अपने दूसरे दर्जे के राज्य के शीर्ष कबीले थे। हम अभी भी वही हैं, लेकिन वह कबीला कहीं नजर नहीं आता। ये कचरा था, बूढ़े आदमी ने कहा। अल्पविराम। भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा यहाँ आगमन इस तरह होगा, लेकिन अगर ऐसा ही होना है तो ठीक है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया जिसके अंदर एक शक्तिशाली क्यूई चाकू प्रकट हुआ, जिसे दक्ष ने बूढ़े आदमी की ओर फेंक दिया। सौभाग्य से चाकू बूढ़े व्यक्ति के किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा। इसके बजाय चाकू उसके घुटने पर लगा, जिससे वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। कमीने, आदमी दर्द से दहाड़ा। पहरेदारों, उसे पकड़ो, बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। मैंने तुम्हें जीवित रहने दिया क्योंकि यह चाचा तियानहाओ का कबीला है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम में से किसी ने मुझ पर हमला किया तो खून खराबा होगा, दक्ष ने गंभीरता से कहा।
वह स्वयं रक्तपात नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी आभा छोड़ने ही वाला था कि सभी को उसकी जगह का पता चल जाए, लेकिन एक जानी पहचानी आवाज सुनकर वह बीच में ही रुक गया। वह इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह असंभव था। उसके दिमाग में दक्ष को बचाने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह दक्ष की मदद नहीं करना चाहता था। उसे अपने परिवार की परवाह थी और उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। वह कितना अच्छा आदमी है, ये तो पहले ही पता चल गया था जब वह अपनी बेटी की शादी दक्ष से करवाने के लिए तैयार था, जबकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं था। दुर्भाग्य से बात नहीं बनी और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लिंग ने उसकी अनुमति के बिना सगाई तोड़ दी। फिर भी यू तियानहाओ खुद अपनी बेटी के लिए माफी मांगने आया जब उसे पता चला। उसने अपनी बेटी को दक्ष से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसे दक्ष से शादी करने के लिए मजबूर किया तो वह मर जाएगी। आप सभी यहाँ बाहर जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। यू तियानहाओ ने जाने से पहले अपने कबीले के लोगों को चेतावनी दी। दक्ष यू तियानहाओ के पीछे गया। उसे यू तियानहाओ के आंगन में ले जाया गया। इसे अपने घर की तरह समझो, यू तियानहाओ ने दक्ष से कहा जब वह एक कुर्सी पर बैठा और दक्ष को भी बैठने का इशारा किया। धन्यवाद अंकल तियानहाओ, दक्ष ने बैठते हुए कहा। मैं तुम्हें जीवित देखकर बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि तुम सब पिछली बार बच निकलने में कामयाब हो गए थे। मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे दोस्त का वंश अब विलुप्त नहीं हुआ है, यू तियानहाओ ने दक्ष से कहा। वैसे मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता था। उस दिन मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। मैं बहुत कमजोर था और मैंने वहां से चले जाने का फैसला किया। तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुझे कितना पछतावा हुआ था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ना आकर मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया, उसने आगे कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। कृपया इस बुरे आदमी को माफ कर दो, उसने दक्ष से कहा। चाचा तियानहाओ, आप क्या कह रहे हैं? अपना सिर ऊपर उठाए। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। कोई भी समझदार व्यक्ति यही करता। आखिरकार आपको अपना परिवार भी संभालना है, दक्ष ने जवाब दिया। धन्यवाद, यू तियानहाओ ने आह भरते हुए कहा। मुझे पता है कि मैं वास्तव में आपकी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। धन्यवाद। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दक्ष ने यू तियानहाओ से पूछा। तुम यहाँ सर्वोच्च संप्रदायों से छिपने आए हो। चिंता मत करो, तुम जब तक चाहो यहाँ छिप सकते हो। कोई भी जानकारी लीक नहीं करेगा। कबीले के बाहर किसी ने तुम्हें नहीं देखा है ना? यू तियानहाओ ने दक्ष से पूछा। अगर किसी ने तुम्हें देखा हो तो मुझे बताओ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो व्यक्ति भी अपना मुंह बंद रखे। चाचा तियानहाओ, चिंता मत करो, मैं संप्रदायों के पीछा से बचने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने पहले ही उनके साथ मामला सुलझा लिया है। अब कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने ऐसा किया, ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि अब तुम आजाद हो। रुको, फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्या इसलिए कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं? तुम लिंग से शादी करना चाहते हो? यू तियानहाओ ने चौंकते हुए दक्ष से पूछा। खांसी। उसका सवाल सुनकर दक्ष बेकाबू होकर खांसने से खुद को रोक नहीं सका। आखिर यह आदमी इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ। वादा खत्म हो चुका है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। तो फिर तुम यहाँ किस लिए हो? अल्पविराम। अगर तुम यहाँ उसके लिए नहीं आए हो तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? यू तियानहाओ ने उलझन में पूछा। क्या तुम सच में यहाँ सिर्फ अपने चाचा से मिलने आए हो? बेशक, साथ ही मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ और शायद भविष्य में वापस न आ पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा कि दादाजी और पिताजी भी आखिरी बार तुमसे मिल लें, दक्ष ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया।
क्या कहा तुमने? क्या तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो? यू तियानहाओ ने अचानक खड़े होकर कहा। मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा यदि दादाजी और पिताजी भी आखिरी बार आपसे मिल लें, दक्ष ने अपनी बात दोहराई। तुम्हारे पिता, क्या वे मर नहीं गए हैं? यू तियानहाओ ने हकलाते हुए पूछा। उसे अभी भी दक्ष की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम खुद को देखो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ धीरे से हिलाया। उसके हाथ हिलाने पर उसके पिता और दादाजी कमरे में प्रकट हो गए। भले ही दक्ष ने जुन से कहा कि यहाँ आकर यू तियानहाओ से मिलना उसकी इच्छा थी, लेकिन असल में यह उसके पिता की इच्छा थी। दक्ष ने अपने परिवार को बताया था कि वह जल्द ही अमर दुनिया में जाने वाला है, जब उन्होंने उसे जाने से पहले एक बार यहाँ आने के लिए कहा था। जब तेजप्रताप और महेंद्र प्रताप अचानक से यू तियानहाओ के सामने आए, तो वह खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तियानहाओ, तुम यहाँ हो? महेंद्र प्रताप ने यू तियानहाओ को देखते ही कहा। एक पल भी सोचे बिना वह आगे बढ़ा और यू तियानहाओ को कसकर गले लगा लिया। जे जून, क्या ये वास्तव में तुम हो? तुम कोई भूत नहीं हो, है ना? यू तियानहाओ ने पूछा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बेशक मैं असली हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक आत्मा बन जाऊं? महेंद्र प्रताप ने हंसते हुए यू तियानहाओ को गले लगाने के बाद उसे आजाद कर दिया। अल्पविराम, तुम सच में जीवित हो? यू तियानहाओ ने महेंद्र प्रताप को घूरते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो। अब मैं खुद तुमसे माफी मांग सकता हूँ। किस बात की क्षमा? महेंद्र प्रताप ने उलझन में पूछा। मेरी बेटी के कृत्य के लिए और बच्चों की शादी करवाने के हमारे वादे को तोड़ने के लिए। इसके अलावा पिछली बार तुम्हारे दादा का समर्थन नहीं किया, यू तियानहाओ ने शर्म से नीचे देखते हुए कहा, इससे पहले कि वह अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बताना शुरू करे। इंतजार। लांग जुन ने उसे ज्यादा कुछ बताने का मौका दिए बिना ही रोक दिया। मेरे बेटे ने मुझे पहले ही सब कुछ सिखा दिया है। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। इसके बारे में बुरा मत मानना। वास्तव में ये हम ही थे जो उन दोनों के बड़े होने का इंतजार किए बिना शादी तय करने में गलत थे। इसलिए मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना तुम। महेंद्र प्रताप ने यू तियानहाओ के कंधों को थपथपाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर यू तियानहाओ की आंखें नम हो गईं। जब से उसने महेंद्र प्रताप को देखा था, तब से वह अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसके आंसुओं की बाढ़ आ गई, क्योंकि वह बहुत भावुक हो गया था। उसने इस बार महेंद्र प्रताप को गले लगा लिया। दादाजी, वे व्यस्त हैं। आप इस बीच बैठ जाएं तो कैसा रहेगा? दक्ष ने अपने दादाजी से पूछा, क्योंकि उसे लगा कि इसमें काफी समय लगेगा। हाँ, ये सही है, तेजप्रताप ने बैठते हुए कहा। यू तियानहाओ ने महेंद्र प्रताप को आजाद किया और लॉन्ग रन की तरफ देखा। अंकल रेन, मुझे माफ करना कि मैंने आपको पहले नमस्ते नहीं किया। तियानहाओ को देखकर मैं बहुत अभिभूत हो गया था। मैं समझता हूँ, इसकी चिंता मत करो, तेजप्रताप ने जवाब दिया। महेंद्र प्रताप और यू तियानहाओ भी एक कुर्सी पर बैठ गए। जून, तुम इतने समय तक कहाँ थे? तुम्हें क्या हुआ था? यू तियानहाओ ने महेंद्र प्रताप से पूछा। अल्पविराम। जब दक्ष ने यू तियानहाओ के प्रश्न सुने तो उसे पता चल गया कि इसमें अधिक समय लगेगा। पिताजी, दादाजी, आप दोनों अंकल तियानहाओ को सब कुछ बता दीजिए। मैं बाहर जाकर देख लूंगा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। महेंद्र प्रताप ने अपना सिर हिलाकर दक्ष को जाने दिया। दक्ष मुड़ा और कमरे से बाहर निकलकर फिर से हॉल में दाखिल हुआ। उसने आसमान की ओर देखा जो बादलों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी खूबसूरत दिख रहा था। जिस बूढ़े आदमी को दक्ष ने चोट पहुंचाई थी, उसे भी ले जाया गया। अब वहां केवल कुछ ही लोग खड़े थे। जब वो ऊपर देख रहा था तो वहां बहुत से लोग थे जो उसे देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर लॉन कबीले के पिछले सदस्य थे। वे थोड़े माफी मांगते हुए दिख रहे थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी थे। लॉन ने अपनी नजरें नीची कर ली और उन लोगों की ओर देखा जो पहले लॉन कबीले के थे। आप सभी चिंता मत करो,
मैं आप सभी को वापस बुलाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। लोन कबीला वापस नहीं आ रहा है, कम से कम इस महाद्वीप में तो नहीं। जहाँ तक बात है वह आएगा, वो तुम्हें नहीं लेगा। मुझे आप सभी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अब आप यू कबीले के सदस्य हैं। उनके प्रति वफादार रहो और मैं उन्हें तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए कहूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपने आदमियों से कहा। उसे नहीं पता था कि वे पहले इतने चिंतित क्यों दिख रहे थे, इसलिए उसने उनके मन की बात पढ़कर केवल मनोरंजन किया। उन्होंने सोचा कि दक्ष शायद लोन कबीले को फिर से बनाना चाहता था और वह यू तियानहाव से उन्हें वापस आने के लिए मजबूर करने के लिए कहने आया था। ज्यादातर लोग टूटे हुए कबीले में वापस नहीं जाना चाहते थे और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए फिर से सारा काम करना नहीं चाहते थे जिसे सर्वोच्च संप्रदाय चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि सर्वोच्च संप्रदाय उसके पीछे नहीं थे। हालांकि दक्ष को उनकी परवाह नहीं थी, लेकिन उनके विचारों ने उसे और भी आश्वस्त कर दिया था। वे उसकी आंतरिक दुनिया में जाने के लायक नहीं थे। लोन कबीले के सदस्य शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे झुका रहे थे। तुम्हारी बात मिस लिंग, क्या तुम किसी बाधा पर पहुंच गई हो? मैं देख रहा हूं कि तुम उसी साधना क्षेत्र में हो जहां पर मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। क्या हुआ? मुझे लगा कि यह कोई विलक्षण प्रतिभा है, तुम्हें बाधा नहीं आनी चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? दक्ष ने अपने पीछे पदचिह्नों की आवाज सुनकर पूछा। उसे यह जानने के लिए पीछे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि यह युलिंग उसकी पूर्व मंगेतर थी। तुम यहाँ हो? मैं बहुत पहले ही एक अड़चन में फंस चुका हूँ, अब मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता, लिंग ने उत्तर दिया। क्या तुमने अपने गुरु से संपर्क किया? वह थंडर जायंट संप्रदाय में एक सर्वोच्च बुजुर्ग है ना? वह तुम्हें इसमें मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने कहा और आखिरकार उसने लिंग की ओर देखा, जो अब और भी पतली लग रही थी क्योंकि वह उसे ध्यान से देख रहा था। वह ऐसा नहीं करेगा। उसने 1 महीने तक कोशिश की, कुछ भी काम नहीं आया। मैं तो बेकार हो गई। उसने मुझे भी निकाल दिया, ये जानते हुए कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती, लिंग ने आह भरते हुए जवाब दिया। आप जानते हैं, ज्यादातर रुकावटें हमारे दिल के अंदर से आती हैं। आपको अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि आपको क्या परेशान कर रहा है। अल्पविराम, अब केवल तुम ही अपनी अड़चन का समाधान ढूंढ सकते हो, दक्ष ने कहा और बाहर निकलने की ओर चलने लगा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम यहाँ छिपे हो तो तुम्हें बाहर नहीं देखा जाना चाहिए। सर्वोच्च संप्रदाय, सुप्रीम सेक्स की चिंता मत करो, मैंने उस मामले को संभाल लिया है। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा और मेरे बारे में सभी पोस्टर भी जल्द ही हटा दिए जाने चाहिए, दक्ष ने आलस से जवाब दिया और यू कबीले से बाहर निकल गया। लिंग भी उसके पीछे चला गया। तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया? लिंग ने दक्ष से पूछा। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, दक्ष ने जमीन की ओर देखते हुए कहा। मैं उन्हें भेजने से पहले ये पूछना भूल गया था कि क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। अद्भुत, तुमने ऐसा क्या किया कि वे तुम्हें माफ कर दें? क्या तुम्हें उनके लिए कोई खजाना या कुछ और मिला? लिंग ने दक्ष से पूछा। यह सही है, मैंने उन्हें अपनी तलवार दे दी, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। जब मैंने उन्हें अपनी तलवार दी तो वे इतने उत्साहित थे कि मेरी तलवार पाकर वे चिल्लाने लगे, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। उनका ऐसा व्यवहार करने के लिए आपकी तलवार बहुत बड़ी धरोहर होनी चाहिए। आपको वह कहां से मिली? क्या यही वह चीज थी जिसकी तलाश में वे पिछली बार आपको मारने आए थे? आप जानते हैं, आपको पिछली बार ही अपनी तलवार उन्हें दे देनी चाहिए थी, लिंग ने दक्ष से कहा। मैं ऐसा नहीं कर सका। पिछली बार मैं इतना मजबूत नहीं था कि अपनी तलवार संप्रदाय के गुरुओं को दे सकूं। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मेरी तलवार मिलने के बाद वे चैन से आराम कर सकते हैं और मैं शांति से काम कर सकता हूं, दक्ष ने समझाया। मुझे भी खुशी है कि यह सब खत्म हो गया। फिर तुम वापस क्यों आए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम? लिंग ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि क्या दक्ष उसके लिए वापस आ गया है।
अल्पविराम, मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण काम करने आया हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि मैं कुछ काम करूं और मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। उसकी बातें सुनकर लिंग ने उसे और भी गलत समझा। वह नहीं जानती थी कि महेंद्र प्रताप अभी भी जीवित है। वह सिर्फ इतना जानती थी कि वह बहुत पहले मर चुका है और वह चाहता था कि दक्ष और उसकी शादी हो जाए। तो ये सच था, दक्ष उससे शादी करने आया था, इसीलिए वो उसके पिता से भी मिलने गया था। इसीलिए वो उसकी सारी गलतियों के बावजूद उससे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा था। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? लिंग ने दक्ष से पूछा। बेशक, मुझे यकीन है। इसमें अनिश्चित होने की क्या बात है? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए लिंग से पूछा। वह उससे सामान्य रूप से बात करता था क्योंकि उसे उससे कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि वह बस बेवकूफ थी और वास्तव में बुरी नहीं थी। पिताजी की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए दक्ष से पूछा। अंकल तियान हाओ, उनकी प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। पहले तो वे चौंक गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह सच है। वे बहुत उत्साहित थे, दक्ष ने जवाब दिया। फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया कि वे दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सच है? लिंग ने दक्ष से पूछा। इस समय उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन दक्ष उसे सुन पा रहा था। बेशक, ये सच है। तुम इस मामले में इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? दक्ष ने लिंग से पूछा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान था। मुझे लगा कि मैंने जो किया उसके बाद तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे एक और मौका देने के लिए धन्यवाद, लिंग ने दक्ष से कहा। तुमसे नफरत? मतलब सगाई तोड़ने के लिए? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? ये कुछ भी गलत नहीं था। अगर तुम नहीं बताते तो मैं भी यही करता। मैंने कभी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। उस बात को भूल जाओ और चिंता मत करो। मैं बहुत पहले ही उसे भूल चुका हूँ, दक्ष ने लिंग को जवाब दिया। ओह ठीक है, क्या तुम अभी तक शादीशुदा हो या नहीं? दक्ष ने लिंग से पूछा। नहीं, लिंग ने उलझन में जवाब दिया। वह ऐसा क्यों पूछ रहा था? अगर उसने उसके पिता से शादी करने के लिए बात की थी, तो क्या उसे यह नहीं पता होना चाहिए था कि वह अविवाहित है? आह, मैं भूल गया। तुम आजाद होना और खेती करना चाहती थी। क्या इसीलिए तुम शादी नहीं कर रही हो? दक्ष ने लिंग से पूछा। मुझे लगता है कि शायद यही तुम्हारी अड़चन का कारण है। मेरी सलाह चाहिए? जैसे जैसे लिंग ने दक्ष की बात सुनी, वो और अधिक उलझन में पड़ती गई। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सलाह है? उसने दक्ष से पूछा। मेरी सलाह है कि आपको अपने लिए सही आदमी ढूंढना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। आप जानते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि साधना के मार्ग पर मजबूत बनने के लिए अलगाव और अकेलेपन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये गलत है। हमें अकेलेपन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं तो हमें सहारे की जरूरत होती है। यही रहस्य है कि हम कभी भी किसी बाधा से नहीं गुजरते, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाना जिसके कंधों पर हम टिक सकें। बस मेरी पत्नियों को ही देख लीजिए। मैं ये भी नहीं जानता कि उनके बिना मैं कहाँ होता। उन्होंने मेरे सबसे बुरे समय में मेरा साथ दिया और हमेशा बहुत विचारशील रही। कुछ हद तक यह उनकी वजह से ही था कि मैं इतना आगे बढ़ पाया। तुम्हें भी यह कोशिश करनी चाहिए। कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो, उससे प्यार करो, अच्छी यादें बनाओ और साथ मिलकर साधना के रास्ते पर चलो। उसके बाद फर्क देखो, दक्ष ने लिंग से कहा। उसकी बातें सुनकर लिंग को पूरा यकीन हो गया कि उसने पहले गलत समझा था। वो उससे शादी करने नहीं आया था। अगर वह उससे शादी करना चाहता तो उसे कोई दूसरा लड़का ढूंढने के लिए नहीं कहता। वो खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसने इतनी गलतफहमी क्यों की। तुम क्यों हंस रहे हो? दक्ष ने लिंग से पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस एक मजेदार बात याद आ गई। खैर, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आप सही कह रहे हैं। मुझे वाकई अपना विचार बदलना चाहिए और फिर से अपनी खुशी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मैं एक बार घमंडी और संकीर्ण सोच वाला था और मैंने बहुत कुछ खो दिया। मुझे फिर से वही गलती नहीं करनी चाहिए।
लिंग ने जवाब दिया। वैसे तुम्हें पता है, मेरे मन में एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पसंद करता है। क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? उसने पूछा। बेशक, जाओ और उसे सच बताओ। कौन जानता है, हो सकता है कि वह हाँ कह दे, और अगर वह ना भी कहे तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना है और तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर लड़का है। इसलिए चिंता मत करो, बहादुर बनो और उसे सच बताओ, दक्ष ने जवाब दिया। लिंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। तुम सही हो, तो फिर मुझे कोशिश करने दो। वो 2 कदम दौड़कर दक्ष के सामने पहुंची। चूंकि दक्ष इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या हो रहा है, जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, लिंग उसके ऊपर गिर पड़ा। मुझे पता है कि एक आदमी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ। दक्ष, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कृपया मुझसे शादी कर लो और मुझे अपनी पत्नी बना लो। क्या बकवास है, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी पत्नियां हैं। दक्ष ने अनजाने में 1 कदम पीछे हटते हुए कहा। मैंने इसके बारे में सुना है और मैंने उन्हें कल रात देखा भी था, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि मैंने पिछली बार गलती की थी। तुम उतने बुरे आदमी नहीं थे जितना मैंने सोचा था, यू लिंग ने दक्ष से कहा और वह उदास होकर उसकी आंखों में देखने लगी। यह आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति था जिसने मुझसे झूठ बोला और मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया कि आप सही व्यक्ति नहीं हैं। मैंने दावों की पुष्टि न करने की गलती की और मुझे इसके लिए वास्तव में खेद है। मैं आपको चाहती हूँ, कृपया मेरी गलतियों को माफ करें और आइए हम अपने माता पिता के वादों को पूरा करें। उसने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझी। मेरी तो पहले से ही पत्नियां हैं। दक्ष ने अपनी बात दोहराई। जब तुम्हें अच्छे आदमी मिल सकते हैं तो तुम शादीशुदा आदमी के साथ क्यों रहना चाहती हो? तो क्या हुआ अगर तुम्हारी पत्नियां हैं? कई ताकतवर लोगों की 1 से ज्यादा पत्नियां होती हैं। मुझे तुम्हारी पत्नियों की परवाह नहीं है। मैं उनके साथ तालमेल बिठा लूंगा। मुझे भी उनमें से एक बना दो, यू लिंग ने दक्ष से कहा। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये तुम नहीं हो, यह मैं हूँ। मैं फिर से शादी करने के लिए सही मन में नहीं हूँ। इसके अलावा मेरा समय पहले से ही व्यस्त है और मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता। मैं आज रात को चला जाऊंगा, इसलिए कृपया अपने लिए कोई बेहतर व्यक्ति ढूंढो, दक्ष ने एक पुराना बहाना बनाते हुए उत्तर दिया। यू लिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जब वह खड़ी हुई तो उसकी आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती थी। मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। मुझसे नफरत न करने के लिए शुक्रिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जब मैं कहता हूं कि तुम सबसे अच्छी महिला हो जिसकी कोई पुरुष कामना कर सकता है। दुर्भाग्य से मैं वह आदमी नहीं हो सकता। मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। कृपया मुझे माफ कर दो, दक्ष ने जवाब दिया जब उसने देखा कि महिला उदास है। बिल्कुल नहीं, माफी मत मांगो। अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सच बता दिया है। मुझे हमेशा अपनी मूर्खता का पछतावा रहेगा और जब मौका मिला तो मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे अपने दिल में एक सबक के रूप में रख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कोई दूसरा लड़का मिलेगा या नहीं जो मुझे पसंद हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखोगी, यू लिंग ने अपना सिर नीचे करते हुए दक्ष से कहा। नकारात्मक मत सोचो, बेशक तुम्हें कोई मिल जाएगा, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए यू लिंग के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तो क्या हम कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं? यू लिंग ने आह भरते हुए पूछा। दक्ष ने जल्द ही उसका हाथ हटा दिया और वह दूर जाने लगा। लिंग निराश हो गई क्योंकि वह समझ गई थी कि उसका क्या मतलब है। ये भी एक नहीं था। अल्पविराम, वह निराश होकर अपने कबीले की ओर वापस चलने लगी। दूसरी ओर दक्ष अपने पास की एक दुकान की ओर चला गया। दुकान के पास पहुंचकर उसने एक कीमती हार उठाया। मालिक को शिकायत करने का मौका दिए बिना उसने मालिक की तरफ एक सोने का सिक्का उछाला और वापस यू लिंग के पास भाग गया। ये लो, इसे रख लो, उसने कहा और उसके सामने रुककर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया।
तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? यू लिंग ने भ्रमित होकर दक्ष से पूछा। तुमने मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा था। मैं हाँ कह रहा हूँ। इसे एक दोस्त की ओर से विदाई उपहार के रूप में समझो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कौन जानता है, शायद ये तुम्हारी अड़चनों को दूर करने में भी मदद कर सकता है, दक्ष ने जवाब दिया। चलो इसे ले लो। क्या आप इसे मेरी गर्दन पर रख सकते हैं? यू लिंग ने दक्ष से पूछा। ठीक है। दक्ष यू लिंग के पीछे गया और उसके गले में हार डाल दिया। धन्यवाद। यू लिंग ने दक्ष को धन्यवाद दिया। चलो अब वापस चलते हैं, दक्ष ने जवाब दिया और वह वापस चलने लगा। लिंग उसके पीछे पीछे गया और उसकी पीठ को घूरने लगा। अब जाकर उसे समझ में आया, यह उसकी गलती नहीं थी जिसके कारण दक्ष उससे दूर चला गया, बल्कि यह उनकी नियति थी। उनकी नियति दोस्त बनना था, प्रेमी नहीं। चाहे उसने कुछ भी किया हो, वो दक्ष के साथ नहीं मिलती। जहां तक उसकी मूर्खता की बात है, तो उसने केवल उस नियति को जल्दी सच होने में मदद की। भले ही उसे वह न मिला होता, दक्ष उससे शादी नहीं करता। उसकी दुनिया यही थी, वास्तविकता में जमी हुई। दूसरी ओर दक्ष की किस्मत में सितारों को छूना लिखा था। उनके रास्ते कभी एक दूसरे से मिलने वाले नहीं थे। जब उसे यह एहसास हुआ, तो ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक भारी पत्थर हट गया हो। उसे महसूस हो रहा था कि वो फिर से पहले की तरह प्रकृति की क्यूई को महसूस करने में सक्षम हो गई है। क्या मेरी अड़चन दूर हो गई है? हाँ, तो वह वास्तव। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। अब मैं मुझे ठीक करने के लिए एक देवदूत की तरह मेरे जीवन में आया। दक्ष, धन्यवाद। और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने पर मुझे याद रखोगे। लिंग ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसके गालों पर एक आंसू टपका, लेकिन उसने उसे साफ साफ पोंछ दिया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब क्यों हुआ। यह उसके लिए एक सबक था। अपने आंसू पोंछने के बाद वो दक्ष के पास पहुंची और उसके बगल में चलने लगी। ये लो, इसे ले लो, उसने दक्ष से कहा और उसने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। दक्ष ने उसके हाथ पर एक सिक्का देखा। यह क्या है? दक्ष ने सिक्के को देखते ही उत्सुकता से पूछा। क्या तुम मुझे पैसे दे रहे हो? ये पैसा नहीं है, ये कुछ खास है। बस इसे अपने पास रखो। इसे मेरी तरफ से विदाई उपहार समझो, यू लिंग ने दक्ष से कहा। मैं इसे ले रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे कम से कम ये तो बता सकती हो कि यह क्या है? दक्ष ने पूछा। यह मेरा सुरक्षा कवच है। मेरी माँ ने मुझे ये तब दिया था जब मैं छोटी थी। उन्होंने कहा था कि यह मेरी रक्षा करेगा। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि इसने मेरी रक्षा की है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसके लायक हो। इसे ले लो, यू लिंग ने दक्ष से कहा। लेकिन ये तुम्हारी माँ की विरासत है, मैं इसे नहीं ले सकता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मैं सोचूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया है। इसे ले लो, यू लिंग ने जोर देकर कहा। इसके अलावा मेरे पास मेरी माँ से और भी चीजें हैं। दक्ष को पता था कि वह झूठ बोल रही थी। यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास ऐसी और चीजें हैं। यह उसके लिए बहुत कीमती था। क्या तुम मुझे कुछ और दोगी? दक्ष ने पूछा। कुछ और जो मैं तुमसे चाहता हूँ? तुम्हें क्या चाहिए? बताओ मुझे, मैं तुम्हें दूंगा, लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। एक वादा है कि तुम मेरे दक्ष सदस्यों का ख्याल रखोगे। हो सकता है कि वे लोग सबसे अच्छे लोग ना हो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। भले ही उन्होंने नाम बदल लिया हो, लेकिन वे इस दुनिया में लॉन कबीले के आखिरी सदस्य होंगे, दक्ष ने लिंग से कहा। हाँ, क्या तुम्हें ये पूछने की जरूरत थी? बेशक, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें हमारे अन्य सदस्यों के समान सम्मान मिले, लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। ये बेहतर है, मैं बस यही चाहता हूँ, दक्ष ने लिंग से कहा। देखा, अब मुझे तुमसे विदाई का तोहफा भी मिल गया। मैं और कुछ नहीं ले सकता, नहीं तो यह अनुचित होगा। लिंग ने दक्ष को खाली आंखों से देखा। उसे साफ समझ आ गया, यह उसकी चाल थी।
उसे उसका सिक्का नहीं चाहिए था। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में चाहता था कि वह अपनी विरासत अपने पास रखे? ऐसा नहीं हो सकता कि उसे सिक्का वाकई पसंद नहीं था या वह उसे नहीं चाहता था। अगर ऐसा होता तो वह उसे उठाकर किसी कोने में फेंक देता जब मैं नहीं देख रहा होता, लिंग ने सोचा, दक्ष के इरादों को समझते हुए। वो मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, ठीक है, मैं इसे रखूंगी। दक्ष और लिंग यू कबीले की ओर बढ़ते रहे। तभी उन दोनों ने देखा कि एक शाही गाड़ी उनकी ओर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि यह उनके दूसरे दर्जे के राज्य का शाही कबीला है। गाड़ी दक्ष और लिंग के सामने रुकी, जिसमें से एक युवक बाहर निकला। वह आदमी दक्ष जितना ही युवा लग रहा था और वह काफी सुंदर भी लग रहा था। वो लिंग के पास पहुंचा और उसके सामने रुक गया। लिंग, मैं बस तुमसे मिलने आ रहा था, उसने लिंग से कहा। राजकुमार डिंग, तुम्हें क्या चाहिए? लिंग ने पूछा। मैं जल्दी में हूँ, क्या तुम जल्दी से काम खत्म कर सकते हो? वास्तव में मैं तुम्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता था। क्या तुम आज रात मेरे साथ आना चाहोगे? यह महल में है, राजकुमार ने लिंग से पूछा। मुझे खेद है, लेकिन मुझे मना करना होगा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, लिंग ने मना करते हुए कहा। ओह ठीक है, राजकुमार ने आह भरी। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, मैं किसी और दिन पूछूंगा। वह दक्ष की ओर देखने लगा, जो लिंग के पास खड़ा था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, उसने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। हाँ, मेरे पोस्टर हर जगह है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों को मारा था। उसने पास की दीवार पर लगे एक पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा, उन्होंने मुझ पर इनाम भी रखा है, आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तुम, जैसे ही राजकुमार ने दूर से एक अस्पष्ट पोस्टर देखा, उसे एहसास हुआ ये दक्ष था जिसे सर्वोच्च संप्रदायों द्वारा खोजा जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समय वह क्या कर सकता है। ऐसा नहीं था कि वह दक्ष को गिरफ्तार कर सकता था। दक्ष ने सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों को मार डाला था। वह अपने राज्य के लिए बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि साम्राज्य भी दक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर, यदि उसने सर्वोच्च संप्रदायों को सूचित किया तो उसे पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन यू कबीले को दक्ष से संबंध रखने के लिए दंडित किया जाएगा। वह यू कबीले को सजा पाते हुए नहीं देख सकता था। वह लिंग से प्यार करता था। उसे चोट खाते हुए देखना वो आखिरी चीज थी जो वह करना चाहता था। इतना खुलेआम मत कहो, अपने आप को छिपाए रखो और जितनी जल्दी हो सके इस राज्य को छोड़ दो। फिलहाल मैं सर्वोच्च संप्रदायों से संपर्क नहीं करूंगा, लेकिन अन्य लोग कर सकते हैं, इसलिए दिखावा मत करो, तुम लिंग को भी खतरे में डाल दोगे, राजकुमार ने दक्ष से कहा और वापस मुड़ गया। वह वापस अपनी गाड़ी की ओर चला गया, जो जाने लगी। क्या वह राज्य का राजकुमार था? दक्ष ने उलझन में लिंग से पूछा। ये सही है, वह युवराज है, लिंग ने उत्तर दिया। मुझे वह लड़का पसंद है, वह एक अच्छा लड़का है, वह तुमसे प्यार करता है और वह तुम्हारे कबीले को सुरक्षित रखने के लिए अपने राज्य को खतरे में डालने के लिए भी तैयार है। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें भविष्य में उसे आजमाना चाहिए। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुम्हें नजर रखनी चाहिए, दक्ष ने लिंग से कहा और हंसने लगा। उसने अनेक अहंकारी राजकुमारों से मुलाकात की थी जो दूसरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। इस व्यक्ति से मिलना उसके लिए ताजी हवा के झोंके जैसा था। लिंग ने कुछ नहीं कहा और बस दूर जा रही गाड़ी को देखता रहा। दक्ष और लिंग यू कबीले में लौट आए। दक्ष अकेले ही यू तियानहाओ के आंगन में चला गया और लिंग को पीछे छोड़ दिया। वो नहीं चाहता था कि उनके माता पिता उन्हें साथ में देखें, इसलिए उसने इस बारे में दोबारा सोचा। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसके पिता, दादा और यू तियानहाओ बियर पीते हुए हंस रहे थे। पिताजी, हमें भी निकलना होगा, दक्ष ने महेंद्र प्रताप को याद दिलाया। मुझे याद है, मुझे बस 1 घंटा दीजिए, कौन जानता है मैं उससे फिर कब देख पाऊंगा, महेंद्र प्रताप ने दक्ष से कहा, जो भी एक कुर्सी लेकर बैठ गया।
बातचीत जारी रही और समय बीतता गया। 1 घंटा बीत गया और शराब की बोतल भी खत्म हो गई। ठीक है तियान हाओ, मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, इससे पहले कि मेरा बेटा नखरे दिखाना शुरू कर दे। महेंद्र प्रताप ने खड़े होते हुए हंसते हुए कहा। आप यहाँ रात क्यों नहीं बिताते? यू तियानहाओ ने महेंद्र प्रताप से पूछा, जिसने तुरंत मना कर दिया। हम नहीं आ सकते, हमें मेजबानी के लिए धन्यवाद और आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा, महेंद्र प्रताप ने यू तियानहाओ से कहा। ओह ठीक है, मैं पूरी तरह से भूल गया, मैंने आपकी बेटी को भी नहीं देखा। जाने से पहले मुझे उससे मिल लेने दो। वो लड़की कहाँ है? उसने पूछा जैसे उसे अचानक याद आ गया हो। उसे बाहर होना चाहिए, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यू तियानहाओ ने कहा और सभी को बाहर ले गया। जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एहसास हुआ कि लिंग दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। आह लिंग, आओ अपने चाचा जून और दादाजी रेन को नमस्कार करो, यू तियानहाओ ने यू लिंग से कहा। लिंग अपने पिता की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गई। महेंद्र प्रताप, क्या वो दक्ष के पिता नहीं थे? क्या वह जीवित थे? तुम हतप्रभ होकर क्यों खड़े हो? क्या तुम बातें भूल गए? यू तियानहाओ ने मुस्कुराते हुए लिंग को उसकी हतप्रभता से बाहर निकाला और पूछा। लिंग ने लिंग जून और तेज प्रताप का उचित ढंग से अभिवादन किया। लिंग, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना होगा तुम वाकई बहुत सुंदर हो, महेंद्र प्रताप ने लिंग की तारीफ करते हुए कहा। उसने दक्ष की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहते? पिताजी, क्या आप मुझे मिंग्यू और अन्य लोगों के हाथों मरवाना चाहते हैं? दक्ष ने अपने पिता को घूरते हुए पूछा। मैं तो बस पूछ रहा था, मैं जानता हूँ कि आपके बच्चे वैसे भी शादी नहीं करना चाहते, महेंद्र प्रताप ने दक्ष से कहा। वो अपनी भंडारण अंगूठी से एक खजाना कंगन लाया, जो उसने लिंग को दे दिया। लिंग ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन लॉन्ग जून के आग्रह पर उसने उपहार ले लिया। विदाई समारोह समाप्त होने से पहले ही दक्ष ने महेंद्र प्रताप और तेज प्रताप को अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया। उसने यू तियानहाओ की ओर देखा। अलविदा अंकल तियानहाओ। अलविदा लिंग, उसने लिंग को अलविदा कहा और फिर सांप सम्राट को चले जाने के लिए कहा, जिससे पूरा यू कबीला स्तब्ध रह गया। सांप सम्राट की उपस्थिति ने उसे देखने वाले सभी को चकित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष के हाथ के एक झटके से एक विशाल ड्रैगन आसमान में प्रकट हो गया हो। लॉन कबीले के सदस्यों और यू तियानहाओ ने पहले ही सांप सम्राट को देख लिया था, लेकिन बाकी लोगों के लिए आकाश में उस तरह के जानवर को देखना एक बड़ा झटका था। सबने पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखा तो पाया कि वह आकाश में उड़ रहा था। उसे उड़ता देख न केवल अन्य लोग बल्कि यू तियानहाओ भी दंग रह गया। स्वर्ग लोक, यू तियानहाओ ने चौंक कर कहा जब उसने दक्ष की हरकतें देखी। वो वाकई उड़ रहा था, उसकी तरक्की बहुत तेज थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो संप्रदाय के गुरुओं को शांत करने और उनका पीछा करना बंद करने में कामयाब हो गया। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अब वह भी उनके जितना ही ताकतवर हो गया था। लिंग ने भी दक्ष की ओर देखा और महसूस किया कि उन दोनों के बीच की दूरी उसकी कल्पना से भी अधिक थी। हालांकि उसे दुख नहीं हुआ, वो पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुकी थी। दक्ष सर्प सम्राट पर बैठ गया, जो फिर से यू कबीले को छोड़कर आगे की ओर उड़ने लगा। वो लिंग, तुमने उसके साथ बहुत समय बिताया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी? दक्ष के पास बैठते हुए लिंग ने पूछा। मुझे यकीन है, बस मैंने उसकी अड़चन को नोटिस किया और मैं ये भी समझता हूँ कि यह मेरे कारण था। चूंकि मैं सब कुछ पीछे छोड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे सारा प्यार और नफरत भी यहीं छोड़नी होगी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और अब वह बेहतर है, दक्ष ने जवाब दिया। अल्पविराम, उन्होंने आगे कहा, वास्तविकता को स्वीकार करना हमेशा मददगार होता है और मुझे यकीन है कि अब वह अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकेगी। यदि आप ऐसा कहते हैं, लिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन दक्ष से और कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ ही घंटों में दक्ष हुआनजी राज्य के अंदर पहुंच गई। यह जीकिंग का राज्य था,
जिस पर उसके भाई का शासन था। राज्य के आसमान पर एक विशाल सांप की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सांप सम्राट अपनी आभा का एक अंश छोड़ने से नहीं कतरा रहा था, क्योंकि उसे दिखावा पसंद था। यहाँ तक कि दक्ष ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि यह एक छोटी सी बात थी। जैसे ही दक्ष, झिकविंग और मिंग्यू नीचे उतरे, सर्प सम्राट शाही महल के सामने उतरा। ज़ीकिंग को देखकर गार्ड घुटनों के बल बैठ गए और उसका सम्मान किया। उन्हें अभी भी ज़ीकिंग याद थी। क्या मेरा भाई अंदर है? झिकविंग ने गार्ड से पूछा। हाँ महाराज, वो महल के अंदर है। गार्ड एक तरफ हट गए और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि उनमें से एक उन्हें अंदर ले गया। ज़ीकिंग को सिंहासन कक्ष में ले जाया गया, जहां राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित था। इसके अलावा वह ये भी देख सकता था कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वास्तव में वह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी और वह ज़ीकिंग की आभा को छोड़े बिना भी इसे महसूस कर सकता था। ज़ीकिंग, तुम वापस आ गए। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साहसिक कार्य सफल हो गए। अब तुम बहुत ताकतवर हो, राजा ने खड़े होते हुए उत्साह से कहा। उसने मंत्रियों और राजा की गरिमा की परवाह न करते हुए झिकविंग की ओर कदम बढ़ाया और उसे कसकर गले लगा लिया। यह आलिंगन ज्यादा देर तक नहीं चला। उसने जल्द ही उसे मुक्त कर दिया और फिर उसने दक्ष की ओर देखा। पहले की तरह वो दक्ष की साधना नहीं देख पा रहा था। वास्तव में वो अभी भी एक साधारण मनुष्य से अधिक कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि दक्ष की यही विशेषता थी। यदि ज़ीकिंग इतना शक्तिशाली था, तो दक्ष कितना शक्तिशाली था? उन्होंने भी उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। तभी हॉल का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर घुस आए। पिताजी, मैंने सुना है कि आंटी झिकविंग यहाँ है। लाल बालों वाली लड़की ने अंदर कदम रखते हुए कहा। मैया, तुम यहाँ हो? झिकविंग ने आश्चर्य से कहा। दक्ष भी लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ा। आह मैया, तुम कैसी हो? क्या तुम अब भी पिछली बार की तरह लापरवाह हो या तुमने सीख लिया है? दक्ष ने लाल बालों वाली लड़की से पूछा और हंसने लगा। उसे वह दिन याद आ गया जब वह पहली बार हुआंजी राज्य में आया था। वह लड़की बहुत घमंडी थी और वह लगभग उसे मारने ही वाली थी। उसने कार्रवाई की और उसे रोका। उसने उसे सबक भी सिखाया। ये सब ज़ीकिंग से मिलने से पहले हुआ था। उस लड़की को भी दक्ष याद आ गया। उस पल को याद करके उसका चेहरा तमतमा उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस अपनी आंखें घुमा ली। दक्ष और झिकविंग ने वहां कुछ घंटे बिताए और उन्हें समझाया कि वे यहाँ क्यों आए हैं और वे जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। अल्पविराम। इससे पहले कि झिकविंग वास्तव में उससे विदाई दे पाती, उन्होंने किंगडम में रात्रिभोज भी समाप्त कर लिया। क्या तुम ठीक हो? दक्ष ने झिकविंग से पूछा जब वे जीशान साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे। हाँ, मैं हूँ। चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी जिंदगी अपने परिवार के साथ रहने की उम्मीद की थी। मेरे पास पहले से ही जीवन भर की यादें हैं, झिकविंग ने दक्ष को जवाब दिया। दल जल्द ही जीशान के साम्राज्य में पहुंच गया, जहां दक्ष ने जीशान को उसकी आंतरिक दुनिया से बाहर निकाला। जीशान कुछ हफ्ते पहले ही जागा था। हालांकि अब वह ठीक था, लेकिन वह चलते फिरते किसी मुर्दे से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ दुख था जो उसने सहा था। उसे 2 बार प्यार हुआ और उसने अपने प्रेमी को भी 2 बार खोया। उनका मानना था कि उनके भाग्य में खुशी नहीं है। दक्ष अक्सर उससे मिलने आता था और उससे बातें करता था। जब वह खाली होता था तो वह जीशान के साथ प्रशिक्षण भी लेता था, लेकिन जीशान को कोई भी चीज खुशी नहीं देती थी। दक्ष का मानना था कि इसमें समय लगेगा और शायद अपने असली परिवार से मिलने से उसे मदद मिल सकती है। दक्ष जीशान को अपने महल के सामने लाकर उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था, इसलिए उसने उसे यह नहीं बताया कि वह अपने महाद्वीप में वापस आ गया है। जब दक्ष जीशान के महल के सामने रुका तो उसने आखिरकार जीशान को बाहर निकाला। हम कहाँ हैं? जीशान ने जैसे ही अपने आसपास का माहौल बदलता देखा, उसने दक्ष से पूछा। पीछे देखो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जीशान ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे विशाल महल देखा। मेरा घर? उसने दक्ष से पूछा जब उसने वह जगह देखी।
पहरेदारों ने भी उसे पहचान लिया। बिल्कुल, आओ अपने माता पिता से मिलो, वे तुम्हें याद करेंगे, दक्ष ने जीशान से कहा और उसने अपना हाथ जीशान के कंधों पर रखा। वो और जीशान शाही महल के अंदर गए और जीशान के पिता के पास गए। जैसे ही जीशान ने अपने पिता को देखा, वो खुद को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा और उन्हें गले लगा लिया। वह आखिरकार अपनी सबसे कमजोरी पर था और वो अपने परिवार के साथ खुलकर बात कर सकता था। जीशान को किसी की परवाह नहीं थी और वो दिल खोलकर रो रहा था। वो रोना चाहता था और अपना दर्द बाहर निकालना चाहता था। दक्ष, मिंग्यू और ज़ीकी पीछे खड़े थे और जीशान के लिए दुखी थे। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह अपने दिल की बात भी नहीं कह पाया। वो अपने अंदर बहुत सारी भावनाओं को दबाए हुए था। सम्राट ने अपने बेटे को अधिक एकांत देने के लिए अपने मंत्रियों को जल्दी से चले जाने का आदेश दिया। शैना, क्या हुआ? बताओ, क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? उसने लड़के से पूछा। पिताजी, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मैं किसी की रक्षा नहीं कर सका, मैं उन्हें बचा नहीं सका, जीशान ने कमजोरी से कहा और रोता रहा। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी अपने पिता को बताई, जिससे उनके दिल में भी दर्द होने लगा। सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे सांत्वना दे। उसने जीवन में बहुत कुछ झेला था। किसी बात की चिंता मत करो, तुम घर पर हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी तुमसे कुछ नहीं छीनेगा। तुम मेरे बेटे हो, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा, सम्राट ने दक्ष से आह भरते हुए कहा। आओ सिंहासन पर बैठो, उसने जीशान से कहा और उन्हें बड़े सिंहासन की ओर ले गया। दक्ष और अन्य लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे दूर खड़े थे, जिससे वे दोनों एक पल के लिए अकेले रह गए। दक्ष जानता था कि जीशान को इस समय अपने दोस्त की जरूरत नहीं है, उसे अपने परिवार की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो, जीशान उसे अपने दोस्त को इस तरह दिखाने में झिझकेगा, लेकिन उसके पिता के साथ यह अलग था। अल्पविराम। इस प्रकार एक खूबसूरत पल आया जब मजबूत जीशान अपने कमजोर पिता की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह आखिरकार जीवित लग रहा था। वह उदास दिख रहा था, लेकिन अब वह एक इंसान की तरह लग रहा था। 3 घंटे ऐसे ही बीत गए और सन्नाटा छा गया। बहुत देर तक रोने के बाद आखिरकार जीशान अपने पिता के कंधे पर सो गया। जब दक्ष को यकीन हो गया कि जीशान सो रही है, तो वह अंततः सम्राट के पास पहुंचा। हमें आपके बेटे की उचित देखभाल न कर पाने का अफसोस है। उसने बहुत कष्ट झेले, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। नहीं, ऐसा मत सोचो। उसने मुझे जो बताया है उसके अनुसार तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि यह तुम्हारी गलती नहीं है, सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, शायद यह उसके भाग्य में लिखा था। मेरे बेटे को भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कष्ट सहने की जरूरत थी। इससे वह और मजबूत होगा और अगली बार अपने करीबियों की रक्षा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कर सकेगा, इसलिए दुखी मत होइए। दक्ष ने सिर हिलाकर पीछे हट गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। 9 घंटे बाद ही जीशान की नींद खुली। इतने दिनों बाद उसे चैन की नींद आई थी। हालांकि उसे अब भी बुरे सपने आते थे, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। वह धीरे धीरे उठा और पाया कि उसके पिता अभी भी उसके पास बैठे थे। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि दक्ष और बाकी लोग अभी भी यहीं थे। गुड मॉर्निंग, सम्राट ने जीशान से कहा, जो सीधा बैठ गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने अपने बेटे से पूछा। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हर चीज के लिए धन्यवाद, जीशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी उदासी छिपाने की कोशिश करते हुए। अल्पविराम। तो तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे दोस्त फिर से जाने वाले हैं। क्या तुम यहाँ रहने वाले हो? तुम्हें पता है, ये सबसे अच्छा होगा। तुम यहाँ मेरे बेटे हो।
कोई भी तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे, लेकिन अगर तुम चले गए तो तुम खतरों से घिरे रहोगे। तो तुम क्या करना चाहते हो? सम्राट जी ने अपने बेटे से पूछा। क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? जीशान ने खड़े होते हुए पूछा। मैं चली जाऊंगी। मैंने बहुत सी चीजें खो दी, और वह भी इसलिए क्योंकि मैं मजबूत नहीं थी। मैंने पीछे रहना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सीमाओं को उतना नहीं बढ़ाया जितना मैं कर सकती थी। अगर मैं दक्ष जितना ताकतवर होता तो मैं उन्हें बचा सकता था। इसलिए मुझे ताकत चाहिए। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ और अपनी ताकत का पीछा करना चाहता हूँ, ताकि एक दिन मैं काफी मजबूत हो जाऊं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींचते हुए आगे कहा, और मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि जब तक वह दिन नहीं आता, मैं परिवार शुरू करने या घर बसाने के बारे में नहीं सोचूंगा। पिछली बार के विपरीत मैं नहीं रुकूंगा। ठीक वही जो मैंने तुमसे उम्मीद की थी। मुझे पता था कि तुम पीछे नहीं रहोगे। चूंकि तुम जाने वाले हो, तो बस याद रखना, जब तक तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे, तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारा विकास तेजी से होगा और तुम कई सफलताएं हासिल करोगे। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं तुम अपनी मानवता खो दोगे, सम्राट ने अपने बेटे के सिर को सहलाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, इसलिए दर्द को अपने ऊपर हावी न होने दें। दूसरों की रक्षा करने की इच्छा पर गौर करें। इसे अपनी ताकत बनाएं। अपने दर्द को दूर करने की कोशिश करें और आपकी संभावनाएं असीम रूप से बेहतर होंगी। धन्यवाद पिताजी, मैं हमेशा याद रखूंगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वापस आऊंगा। और मैं मुस्कुराहट के साथ आऊंगा, आंसुओं के साथ नहीं, जीशान ने जवाब दिया, और उसने अपने पिता को फिर से कसकर गले लगा लिया। दक्ष के साथ जाने से पहले उसने अपने पिता को भी विदाई दी। सम्राट जी पीछे खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें पता था कि अब उनके बेटे के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा और वह उनसे मिलने के लिए वापस आएगा, या फिर वह मर जाएगा। लेकिन सम्राट जी को लग रहा था कि यह पहला वाला ही होगा, दूसरा वाला नहीं। क्या आप आंतरिक दुनिया में जाना चाहते हैं या हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं? दक्ष ने जीशान से पूछा और उसने सांप सम्राट को बुलाया। मैं तुम्हारे साथ